हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी की संस्कृत पुस्तक के एकादश पाठ के अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 3 तक समझाया था। तो अब मैं बचा हुआ अभ्यास कार्य समझा रही हूँ। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसका मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें ये प्रश्न दिए गए हैं और हमें इनके उत्तर लिखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। इसका मतलब होता है लोग फूलों के पंखों को कहाँ अर्पित करते हैं। कहाँ अर्पित करते हैं लोग फूलों के पंखों को। मैंने जब इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि लोग फूलों के पंखों को कहाँ अर्पित करते हैं। मैंने बताया था योगमाया मंदिर में और भक्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं, है ना, मैंने बताया था ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र की जगह हम लिखेंगे योगमाया मंदिरे भक्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। जनाः पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे भक्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। इसका मतलब होता है लोग फूलों के पंखों को योगमाया मंदिर में और भक्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न था लोग फूलों के पंखों को कहाँ अर्पित करते हैं। ठीक है, हमने कुत्र की जगह क्या लिखा है, योगमाया मंदिरे भक्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च। ठीक है, बाकी पूरा हमारा प्रश्न है। ठीक है, आया समझ में। अब ख में देखो हमें क्या दिया गया है, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति। इसका मतलब होता है फूलों के उत्सव का आयोजन कब होता है। कब होता है फूलों के उत्सव का आयोजन, हमने पढ़ा था अक्टूबर मास में होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उत्तर में पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा की जगह हम लिखेंगे अक्टूबर मासे भवति। ठीक है, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। इसका मतलब होता है फूलों के उत्सव का आयोजन अक्टूबर मास में होता है। हमारा प्रश्न क्या था, फूलों के उत्सव का आयोजन कब होता है। तो इसका उत्तर है फूलों के उत्सव का आयोजन अक्टूबर मास में होता है। ठीक है, अब ग में देखो हमें क्या दिया गया है, अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति। इसका मतलब होता है हमारा भारत देश कैसा है। ठीक है, हमारा भारत देश कैसा है, हमने पाठ पढ़ते समय हमने पढ़ा था हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उत्तर में अस्माकं भारत देशः कीदृशः की जगह हम लिखेंगे उत्सव प्रियः। ठीक है, उत्सव प्रियः भवति अस्ति। ठीक है, अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। हमारा प्रश्न है
अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है। तो इसका उत्तर है हमारा भारत देश उत्सवों का प्रेमी है। ठीक है। अब घ में देखो हमें क्या दिया गया है, पुष्पोत्सवः के नामना प्रसिद्धः अस्ति। इसका मतलब होता है फूलों का उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, फूलों का उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है, हमने पढ़ा था फूल वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। ठीक है, पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। फूलों का उत्सव फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। हमारा प्रश्न था फूलों का उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है फूलों का उत्सव फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आया समझ में। अब अंग में देखो क्या दिया है, मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलंच अस्ति। इसका मतलब होता है मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी समाधि स्थल है। किसका मंदिर और किसकी समाधि स्थल है, हमने पढ़ा था मेहरौली क्षेत्र में योगमाया मंदिर है और बख्तियार काकी की समाधि स्थल है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मेहरौली क्षेत्रे कस्या की जगह हम लिखेंगे योगमाया मंदिरम। कस्य की जगह हम लिखेंगे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलंच अस्ति। मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलंच अस्ति। इसका मतलब होता है मेहरौली क्षेत्र में योगमाया मंदिर और बख्तियार काकी की समाधि स्थल है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया था, प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया था कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, हमें ये 5 प्रश्न दिए गए थे, हमने इनके उत्तर लिखे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचिताम विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानि पूरय। इसका मतलब होता है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करो। ठीक है, हमें यथा दिया गया है, यथा में हमें क्या दिया गया है, मीनाहा संति। इसका मतलब होता है मछलियां हैं। और हमें कोष्टक में दिया गया है सरोवर। ठीक है, और हमें बोला गया है कि उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करना। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दिया गया है सरोवर, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है। सप्तमी विभक्ति मतलब अधिकरण कारक। ठीक है, और सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह में पर होता है। मैंने प्रश्न नंबर 1, 2, 3 जब समझाया था उनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको बताया था कि सप्तमी विभक्ति क्या होती है, अधिकरण कारक क्या होता है और उसका कारक चिन्ह क्या होता है। मैंने बताया था सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह में पर होता है। अब देखो यहाँ पर दिया है सरोवरे मीनाहा संति। इसका मतलब होता है सरोवर में मछलियां हैं। ठीक है, सरोवर में, और इसका सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह में पर होता है। ठीक है, हमने उचित विभक्ति कौन सी लगाई, हमने सप्तमी विभक्ति लगाई। ठीक है, आया समझ में। हमें यथा में क्या दिया गया था, यथा मतलब उदाहरण। हमें उदाहरण में दिया गया है
सरोवर में मछलियां हैं और हमें शब्द दिया गया था सरोवर, तो हमने क्या करा है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके सरोवर का सरोवरे बनाया। ठीक है, आया समझ में। अब क में देखो हमें क्या दिया गया है, कच्छपाहा भ्रमंती, इसका मतलब होता है कछुए भ्रमण करते हैं, कछुए घूमते हैं। और हमें शब्द दिया गया है तड़ाग, तड़ाग का मतलब होता है तालाब। ठीक है, अब इसमें सप्तमी विभक्ति का हमें प्रयोग करना है, हमें बोला गया उचित विभक्ति का प्रयोग करना है, तो हम इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, मतलब कि तालाब में। ठीक है, तालाब में कछुए घूमते हैं। ठीक है, तालाब में कछुए घूमते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे तड़ागे। ठीक है, तड़ागे कच्छपाहा भ्रमंती, तालाब में कछुए घूमते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, तड़ाग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके क्या बना है, तड़ागे बना है। ठीक है, तड़ाग हमारा शब्द था, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके क्या बना, तड़ागे। ठीक है, तड़ागे कच्छपाहा भ्रमंती। अब ख में देखो हमें क्या दिया गया है, सैनिकाहा संति, इसका मतलब होता है सैनिक है। ठीक है, अब हमें शब्द दिया है शिविर। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो शिविर का क्या हो जाएगा, शिविर का बनेगा शिविरे। ठीक है, शिविर का बनेगा शिविरे। शिविरे सैनिकाहा संति, इसका मतलब होता है शिविर में सैनिक है। ठीक है, शिविर में सैनिक है। आया समझ में। नेक्स्ट ग में देखो, यानानी चलंती, इसका मतलब होता है यान चलते हैं। ठीक है, और हमें शब्द दिया है राजमार्ग। ठीक है, राजमार्ग हमें शब्द दिया है और हम इसमें क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो राजमार्ग का क्या हो जाएगा, राजमार्गे। ठीक है, राजमार्ग का बनेगा राजमार्गे, मतलब कि यान राजमार्ग पर चलते हैं। ठीक है, यान राजमार्ग पर चलते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट घ में देखो, रत्नानी संति, इसका मतलब होता है रत्न है, बहुत सारे रत्न है। ठीक है, और हमें शब्द दिया गया है धरा। धरा का मतलब होता है पृथ्वी। अब पृथ्वी हमारी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, पृथ्वी हमारे स्त्रीलिंग शब्द है, तो धरा का क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति में धराया। क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी हमारे स्त्रीलिंग शब्द है, और हमेशा ध्यान रखना स्त्रीलिंग शब्द में सप्तमी विभक्ति में क्या बन जाता है, धरायाम बने। अब जैसे बालिका होती तो बालिकायाम बनता, लता होती तो लतायाम बनता, और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन में जैसे तड़ागे, शिविरे, राजमार्गे, बालक का बालके हो जाएगा। ठीक है, राम का रामे, ऐसे बनेगा। पर स्त्रीलिंग शब्द में क्या लगेगा, धरा का धरायाम, बालिका का बालिकायाम। ठीक है, ऐसे शब्द चलेंगे। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब अंग में देखो, बालाहा क्रीडंती, इसका मतलब होता है बच्चे खेलते हैं। ठीक है, बच्चे खेलते हैं, और हमें दिया गया है क्रीड़ा क्षेत्र। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, हमें इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रीड़ा क्षेत्र। ठीक है, क्रीड़ा क्षेत्र। बालाहा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, इसका मतलब होता है बच्चे क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं, बच्चे खेल के मैदान में खेलते हैं। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया था कि उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करना है। हमें ये शब्द दिए गए थे, हमने इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करा है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 में देखो हमें क्या दिया गया है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इसका मतलब होता है मंजूषा से पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, हमें मंजूषा दी गई है, इनमें से हमें इन शब्दों को चुनकर इन रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं। पुष्पेशु, इसका मतलब होता है फूलों में या फूलों पर। गंगायाम, इसका मतलब होता है गंगा में या गंगा पर। विद्यालय, इसका मतलब होता है विद्यालय में या विद्यालय पर। वृक्षयोः, इसका मतलब होता है दो वृक्षों पर या दो वृक्षों में। उद्यानेषु, इसका मतलब होता है बगीचों में
या बगीचों पर। ठीक है, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसी कारण से मैंने में पर बोला है। ठीक है, अब क में देखो क्या दिया गया है, वयम पठामह, हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा शब्द आएगा, इसमें से आएगा विद्यालय, क्योंकि हम विद्यालय में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, विद्यालय। वयम विद्यालये पठामह, हम विद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ख में देखो, जनाः भ्रमन्ति, इसका मतलब होता है लोग घूमते हैं। तो लोग कहाँ घूमते हैं, देखो इसमें से लोग कहाँ घूमते हैं, लोग बगीचों में घूमते हैं। ठीक है, लोग कहाँ घूमते हैं, बगीचों में घूमते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, उद्यानेषु, उद्यानेषु। जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग बगीचों में घूमते हैं। नेक्स्ट देखो, नौकाः सन्ति, इसका मतलब होता है नाव है। तो नाव कहाँ है, देखो इसमें से नाव कहाँ है, गंगा में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, गंगायाम, गंगायाम नौकाः सन्ति, गंगा में नाव है। नेक्स्ट घ में देखो, भ्रमराः गुंजन्ति, इसका मतलब होता है भंवरे गुंजन करते हैं। ठीक है, भंवरे कहाँ गुंजन करते हैं, फूलों में या वृक्षों पर, कहाँ गुंजन करते हैं, फूलों में। ठीक है, या फिर फूलों पर। तो हम क्या लिखेंगे, पुष्पेषु, पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, मतलब कि फूलों पर भंवरे गुंजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अंग में देखो क्या दिया गया है, फलानि पक्वानि सन्ति, इसका मतलब होता है फल पकते हैं। तो फल कहाँ पकते हैं, वृक्षों पर, 2 वृक्षों पर फल पकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वृक्षयोः, वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति, मतलब कि 2 वृक्षों पर फल पकते हैं। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया था, प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया था कि मंजूषा से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। हमें मंजूषा दी गई थी, हमने इसमें से उचित शब्द को चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। ठीक है, आया समझ में आपको प्रश्न नंबर 6। इस प्रकार हमारा एकादश पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। थैंक यू।